में तुमने फरवरी में पढ़ना चालू किया और रोज तुमने पढ़ा 5-5 घंटे, तो तुम्हारे आगे भाई 90%। तो अब तुम हो गए ढीले, तुमने कहा 11 तो पढ़ूंगा नहीं और 12th में भी खाली फरवरी में पढ़ूंगा, क्योंकि मैं 5 घंटे अगर पढ़ता हूं तो मैं कितने लाता हूं, 90% लाता हूं। तो ये तुम्हें पास का एक डेटा मिल गया ना, और फिर उसके हिसाब से तुम प्रेडिक्शन कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारा हाइपोथेसिस हो रहा है कि अगर ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, ये हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है भाई, इन दोनों पॉइंट्स के लिए मेरे पास दोनों के लिए 2 जबरदस्त एग्जाम्पल है, तो ध्यान से सुनना, तुम्हें मजा आएगा। ठीक, 6 नहीं है। जैसे अगर मैंने बोला तुम्हारे मार्क्स कितने हैं इकोनॉमिक्स में या स्टैट्स में 80, ये स्टैट्स नहीं है। अगर मैंने बोला भाई तुम्हारी पूरी क्लास में हर बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो अगर पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 81% है तो ये स्टैटिस्टिक्स है। सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है? तो जो भी यार पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं, स्टैट्स का तुम्हारा पहला चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, जो बिल्कुल बेसिक्स इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो विद मैथ्स वाले विदाउट मैथ्स वाले बच्चों को घबराने की बात नहीं है, ये पहला है और दूसरा इवन पहले 3 चैप्टर्स जो हैं वो थ्योरी के हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन की तो दिक्कत है ही नहीं, और जब तुम्हारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बहुत अच्छे से तुम्हारे को ईजी वे में सॉल्व करने सिखा दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर 2 से। ठीक है, कुछ बुक्स में ना चैप्टर 1 में ही है ये वाला कंटेंट। ठीक है, तो कुछ बुक्स में चैप्टर 2 में, डिपेंड करता है तुम एनसीईआरटी कर रहे हो, कोई रेफरेंस बुक कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपके चैप्टर का नेम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है वो। अब अगर हम चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक है ना, जो स्टैट्स होता है, ये आपका हर किसी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना। जैसे कोई क्रिकेट है, ठीक है, अब जैसे आईपीएल हुआ अभी तो आरसीबी जीत गई, तो पहले तो यार आरसीबी वाले फैंस को मुबारक हो, जितने बच्चे आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले तो मुबारक ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें ये समझना है सबके लिए स्टैट्स का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे क्रिकेट में स्टैट्स का क्या होगा, तुमने अगर मैच देखा है तो वहां पर बार बार स्क्रीन पे कभी स्कोर कार्ड आ जाता है। ठीक है, कभी ये दिखाता है भाई कि किसके मैक्सिमम रन्स हैं, तो वो डेटा आता है ना, कुछ लिखा हुआ आता है कि भाई प्लेयर का नेम, साथ में उसके कितने स्कोर है, कितने रन्स है। ठीक है, सिमिलरली विकेट्स का आता है, प्लेयर का नेम, उसकी कितनी विकेट्स है। ठीक है, और किसने कितने ओवर्स में कितने रन मारे, तो ऐसे करके डेटा आता है, रन रेट आता है, दुनिया जहाँ की चीज़ें आती हैं। तो ये जो हो गया स्टैट्स हो गया क्रिकेट से रिलेटेड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भाई बारिश का भी स्टैट्स होता है, जैसे वेदर डिपार्टमेंट का भी स्टैट्स होता है। तो वेदर डिपार्टमेंट में क्या हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स, कि आज कितनी बारिश हो सकती है, प्रेडिक्शन नहीं आती कि भाई कल रेनफॉल होने का प्रेडिक्शन है। ठीक है, सनराइज कितने बजे होता है, सनसेट कितने बजे होता है, तो वेदर डिपार्टमेंट को भी डेटा की हेल्प से ये बता पाता है। ठीक है, तो यहाँ भी स्टैट्स होते हैं। ठीक है, और कहाँ स्टैट्स है, जैसे दिल्ली में। ठीक है, अब ये दिल्ली की फोटो है, तो दिल्ली में तुम्हें पता है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आए दिन भाई जो अपना अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है ना, लाइक ठंड से थोड़ा सा पहले वाला जो टाइम होता है, पोल्यूशन बहुत होता है। तो वहाँ क्या होता है भाई, हम लोग आपस में, जैसे स्कूल के बच्चे हो, कोई भी हो, तुम देखोगे बात करेगा PM 2.5 लेवल कितना है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, PM 2.5 लेवल कितना है, AQI कितना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये कितना हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। पोल्यूशन कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट में ना स्टैट्स अलग अलग है सबके लिए। ठीक है, क्रिकेट वालों के लिए स्कोर, रन्स, ठीक है, ये सब स्टैट्स है। वेदर डिपार्टमेंट वाले के लिए सनराइज, सनसेट का टेम्परेचर, रेनफॉल कब होगी, वो वाला डेटा स्टैट्स है। ठीक है, और दिल्ली वालों के लिए स्टैट्स क्या है भाई, पोल्यूशन कितना है। ठीक है, तो ये दिल्ली वालों के लिए स्टैट्स है। तो ऐसे ही सबके लिए, कहने का मतलब है सबके लिए स्टैट्स अलग अलग होती है। तो आगे बढ़ते भाई, अब नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। देखो स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया कहाँ से, लैटिन वर्ड स्टैटस और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक और द ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक क्यू। ठीक है, ये क्या है, स्टैटिस्टिक क्यू, ईच ऑफ होम विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। अब यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेट का क्या मीनिंग है यार, कि जब स्टैटिस्टिक वर्ड पहली बार बनाया जा रहा था ना, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, एक एंशियंट लैंग्वेजेस से बनाया गया। ठीक है, पुरानी लैंग्वेजेस से बनाया गया। तो पुराने टाइम के जो रूलर्स थे, जब अपना स्टैटिस्टिक टर्म कॉइन किया गया था, जब पहली बार बनाया गया था, तो जो पुराने टाइम के रूलर थे ना, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल नीड्स के लिए मतलब डेटा का यूटिलाइजेशन स्टार्ट किया था। तो स्टैटिस्टिक डेटा से रिलेटेड है, तो उनकी पॉलिटिकल नीड्स क्या थी, जैसे किसके पास कितनी ज़मीन है, तो ताकि हम उससे टैक्स ले सकें, एक ये, कितने सोल्जर्स हैं मिलिट्री में, ताकि पता लग सके कि मिलिट्री में हमारे को कितने और सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि एग्जिस्टिंग डेटा होगा तभी तो हमें पता लगेगा ना और कितने लोगों को मिलिट्री में भेजना है। ठीक है, तो पुराने टाइम के रूलर्स ने अपनी पॉलिटिकल नीड्स के लिए डेटा का यूटिलाइजेशन किया था, तो तब ये टर्म बना था। तो इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेट वर्ड लिखा गया और यही इसका यहाँ पर मीनिंग है। तो आगे बढ़ते हुए, तो स्टैटिस्टिक्स आपको 2 सेंसेस में गिवन है, 2 सेंसेस, एक है प्लूरल सेंस,
दूसरी है सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस मतलब न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक है, सिर्फ इकट्ठा करना, प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में क्या है कि अगर आपने यार इतना सारा डेटा इकट्ठा करा तो उसको डील कैसे करेंगे, जैसे कि एनालिसिस कैसे करेंगे, तो हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। तो मेथड कैसे हम डील करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, सिंगुलर सेंस। कलेक्शन न्यूमेरिकल डेटा की, न्यूमेरिकल याद रखना, स्टैट्स आपका न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव नहीं होता, न्यूमेरिकल, तो वो हो जाएगा प्लूरल सेंस। आगे बढ़ते हैं भाई अब हम लोग। तो यहां पर आपको प्लूरल सेंस की ये काइंड ऑफ डेफिनेशन गिवन है। तो डेफिनेशन में ध्यान से पहले बताता हूं यहां पर हो क्या रहा है। कह रहे हैं इन द प्लूरल सेंस, वो स्टैट्स को डिफाइन कर रहे हैं, रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स affected to a market extend by multiplicity of causes numerically expressed enumerated। ठीक है, ये मैं पूरी डेफिनेशन रीड नहीं कर रहा क्योंकि ये क्या, ये आपके ना फीचर्स हैं, ये एक एक करके आपके फीचर्स ही लिखे हुए हैं इसने। तो जितने भी आपके फीचर्स हैं वो हमने अभी डिस्कस करनी है, तो ये एक एक करके ना खाली फीचर्स ही लिखे हैं। तो एक बार ये फीचर्स पढ़ोगे, उसके बाद ये डेफिनेशन जस्ट ज्वाइन करना है, फीचर्स को जस्ट ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी इजीली हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले फीचर पर है, पहले तो ये समझ लो यार, कैरेक्टरिस्टिक बोले फीचर बोले बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, सम, ठीक है, एग्रीगेट वर्ड का मतलब एवरेज नहीं होता, मैंने देखा यार बच्चे ने इसको एवरेज वर्ड से कंफ्यूज करते हैं, एग्रीगेट का मतलब होता है सम, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स आर अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स। देखो पहले तो ये समझो सिंगल वर्ड और आइसोलेटेड का मीनिंग क्या है। सिंगल का मतलब है अकेला, आइसोलेटेड भी मतलब है अकेले, ठीक है, अलग हुए हुए। जैसे मैं यहाँ अकेले पढ़ा रहा हूँ, तुम वीडियो घर पे अकेले देख रहे हो, ठीक है, तुम अकेले हो, मैं भी यहाँ अकेला हूँ, तो सिंगल है हम, ठीक है, सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये स्टेटिस्टिक्स नहीं है। इसका एग्जांपल क्या, जैसे मैंने बोला मार्क्स, मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा मार्क्स, कह रहे अकेला बंदा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। जैसे अगर मैंने बोला तुम्हारे मार्क्स कितने हैं इकोनॉमिक्स में या स्टैट्स में 80, ये स्टैट्स नहीं है। अगर मैंने बोला भाई तुम्हारी पूरी क्लास में हर बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो अगर पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 81% है तो ये स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। सिमिलरली एज, अगर मैंने एज का एग्जांपल लिया, उम्र, मैंने बोला तुम्हारी क्या उम्र है, तुमने बोला भाई मेरी एज है 16 ईयर्स, तो ये स्टैट्स नहीं है। लेकिन तुम्हारी पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी क्लास में स्कूल में जितने टीचर्स हैं, सबकी एज को एवरेज कर देंगे तो वो क्या होगा, वो जो नंबर आएगा वो स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है। तो यही इमेजेस है, अकेला बंदे का डेटा स्टैट्स नहीं होता, अ ग्रुप, ठीक है, पूरे ग्रुप को अगर हम कर देते हैं ज्वाइन, एवरेज कर देते हैं तो वो स्टैट्स होगा। अब अगला हमारे पास गिवन है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। मल्टीप्लिसिटी मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं, उससे हमारी स्टैटिस्टिक्स इफेक्ट होती है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, तो इसका एग्जांपल है जैसे प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ राइस या कोई भी क्रॉप, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ राइस या कोई भी क्रॉप। तो अगर हमें राइस उगाना है, राइस की, ठीक है, चावल की खेती अगर हम कर रहे हैं तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट है। चावल की खेती किस पे डिपेंडेंट है, कितने क्वालिटी, कितनी अच्छी क्वालिटी के हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस पे डिपेंडेंट है। बारिश पे डिपेंडेंट है, वो तो नेचर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। तो बारिश कम हो तो अच्छे चावल नहीं उगेंगे, बारिश ज्यादा हो गई तो भी चावल की खेती खराब हो जाएगी, ठीक है। तो एक से ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है क्या, प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है। तो यही वो हमारे को इस पॉइंट में बता रहा है। तो एक बार रीड करेंगे, कह रहा है न्यूमेरिकल फिगर्स, ठीक है, कि कितनी खेती हुई, कितने टन चावल उगा, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल फिगर है ना, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, इट इज नॉट एन ईजी जॉब टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एनी वन फैक्टर सेपरेटली बाय इग्नोरिंग अदर फैक्टर। कह रहे हैं कि भाई हम क्या खाली बारिश से बता सकते हैं, ठीक है, कि राइस अच्छा आएगा। अगर मान लो हमने सीड ही अच्छी यूज नहीं करी, क्रॉप की सीड ही अच्छी यूज नहीं करी, ठीक है, और बारिश अच्छे से आई, बारिश उतनी है जितनी आनी चाहिए, लेकिन हमारी सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो भी तो हमारे पास क्रॉप अच्छी नहीं आएगी ना, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगी। तो वो यही कह रहे हैं कि मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंडेंट है प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप, किसी एक फैक्टर पर हम जज नहीं कर सकते। आई बात समझ में। नेक्स्ट फीचर अपने पास क्या आ रहा है, कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस मतलब क्वांटिटेटिव, नंबर्स होने चाहिए। अगर हम डेटा की बात करें तो नंबर की बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे क्या होती है, क्वालिटेटिव मतलब क्या, जो नंबर, जैसे ब्यूटी, हेल्थ, ठीक है, ऑनेस्टी, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी क्या है, स्टैट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, तो ये अरविंद सर हैं, ठीक है। तो अरविंद सर जो बात कहते हैं भाई, ये जो बात कहते हैं, तो अगर ये बात जो भी ये बोलते हैं, अगर उसके पीछे डेटा है, साइंस है, फिर तो वो ठीक है, फिर तो वो स्टैट्स है। बट अगर ये कोई बात कह रहे हैं और उसके पीछे डेटा नहीं है, बस ऐसे ही मन में जो आया बस ऐसी कुछ भी बोल दिया, तो वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो यही पिक्चर का मोटिव था। तो अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। मतलब डेटा जब कलेक्ट करो ना तो थोड़ी एक्यूरेट
एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट करो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा स्कूल टीचर है, तुम्हारी क्लास टीचर ने सोचा कि भाई हर पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, सबकी हाइट देखते हैं कितनी है, ठीक है, सबकी हाइट चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे उनके पास एक ऑप्शन क्या है कि भाई आइडिया से बता दें या हर बच्चे से पूछ लो भाई तुम्हारी क्या हाइट है, तुम्हारी क्या हाइट है। तो हो सकता है किसी की कम हाइट हो तो वो 1-2 सेंटीमीटर या 1-2 इंचेस अपनी हाइट ज़्यादा बता दे, तो वहाँ की एक्यूरेसी नहीं है। अगर एक्यूरेटली काम करना है तो टीचर को क्या करना चाहिए, एक मेजरिंग टेप लेनी चाहिए और हर एक बच्चे की हाइट ऐसे मेजर करनी चाहिए मेजरिंग टेप की हेल्प से। तो जो डेटा आएगा ना वो होगा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट किया गया डेटा, ठीक है। तो स्टैट्स में हमें डेटा कैसे कलेक्ट करना है, तमीज से कलेक्ट करना है, एक्यूरेसी के साथ डेटा को कलेक्ट करना है। आगे अपने पास कह रहे हैं और 2 फीचर्स हैं, कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। देखो प्री डिटरमाइंड में प्री का मतलब क्या है कि पहले से आपको पता होना चाहिए कि आप डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने तुम्हारे को बोला भाई अपनी सोसाइटी का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मैंने बोला या तुमने अपने आप से किया, अभी तुम्हारे माइंड में ना कोई पर्पस नहीं है कि तुम क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो हो सकता है जब तुम डेटा कलेक्ट करने जाओ तो तुम सोसाइटी में क्या डेटा कलेक्ट करोगे भाई, कि भाई कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है, किसके घर में कितने लोग हैं, यही कलेक्ट करोगे डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास पहले से कोई पर्पस नहीं हो तो तुमने ऐसे ही डेटा कलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर तुम्हारे माइंड में एक पर्पस हो, पर्पस क्या हो कि भाई मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई तुम डेटा कलेक्ट करो कि तुम्हारी सोसाइटी में कितनी फैमिली की कितनी इनकम है, कौन सी फैमिली ऐसी है जो 50,000 से ज्यादा कमाती है और कौन सी फैमिली ऐसी जो 50,000 से कम कमाती है। अब एक पर्पस आ गया, ठीक है। तो जब तुम्हारे माइंड में पर्पस आ गया तो जब तुम डेटा कलेक्ट करोगे तो तुम पूछोगे ना भाई फैमिली इनकम क्या है, उसके बाद ही तो तुम्हारा काम बनेगा ना, उसके बाद ही तुम्हारा डेटा सही बनेगा, ठीक है। तो पहले से पर्पस पता होना चाहिए और उसके बाद जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा सही तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अपना पहला पॉइंट था इस पेज का। नेक्स्ट कह रहा है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, सिस्टम से चलो, सिस्टम बड़ा जरूरी है, ठीक है। सिस्टम के बिना दिक्कत ही दिक्कत है। जैसे अगर तुम अपने बारे में बात करो, तुम स्कूल भी जाते हो, तुम ट्यूशन भी जाते हो, ठीक है। तुम स्कूल के रजिस्टर भी मेंटेन करते हो, ट्यूशन के रजिस्टर भी मेंटेन करते हो, होमवर्क रजिस्टर भी होता है स्कूल का। कई बार ट्यूशन वाले सर टीचर जो होते हैं वो भी होमवर्क रजिस्टर दे देते, टेस्ट रजिस्टर अलग दे देते। तो क्या ये सारे रजिस्टर का तुमने कोई एक बहुत मोटा रजिस्टर लिया, ऐसा तो नहीं है ना। तुम्हारे स्कूल के हर सब्जेक्ट का अलग अलग रजिस्टर है, ट्यूशन के सब्जेक्ट्स का अलग रजिस्टर है, होमवर्क रजिस्टर अलग होता है, क्लास वर्क रजिस्टर अलग होता है, टेस्ट का रजिस्टर अलग होता है। तो हमने क्या करा है, हर चीज को एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करा है, सारे रजिस्टर्स के ऊपर नेम स्लिप लगाई होती है, ठीक है, या एटलीस्ट नाम तो लिखते हैं ना रजिस्टर का, किस चीज का रजिस्टर, ताकि हमारे को इजीली मिल पाए, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। तो तुम भी जो चीजें लिख रहे हो सिस्टमैटिक मैनर में लिख रहे हो ना, इंग्लिश का काम इंग्लिश की कॉपी में लिख रहे हो, मैथ्स का काम मैथ्स की कॉपी में लिख रहे हो, अकाउंट्स का काम अकाउंट्स की कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है। तो वो यही चीज बता रहा है, ठीक है। तो फॉर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी the figures should be collected systematically if the figures are gathered haphazardly मतलब हमारे एग्जांपल के तौर पे एक ही वन रजिस्टर फॉर ऑल द सब्जेक्ट, एक ही रजिस्टर में सारे सब्जेक्ट्स का काम कर देना। haphazardly मतलब कोई मैनर ही नहीं है, कुछ तरीका ही नहीं है, जो दिल में आया वैसे करो, ठीक है। द रिलायबिलिटी ऑफ सच डेटा विल डिटीरियोरेट, ठीक है। तो डेटा किसी काम का नहीं। अब मैं तुम्हें आज की बात बताता हूँ, मैं क्लास में एक बच्चे का रजिस्टर देख रहा, उसका जो रजिस्टर था ना, एक पेज पे अकाउंट्स थी, अगले पेज पे भाई उसने पता नहीं क्या एंटरप्रेन्योरशिप करा हुआ था, उससे अगले पेज में उसने इंग्लिश करी हुई थी, कुछ 2 पेज पलटे 3 सब्जेक्ट मुझे दिख गए, ठीक है। तो वो क्या है, वो कोई काम है, ठीक है। तो उसने कैसे किया, हैप्पीजार्ड वे में अपना काम करा हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर, अब आगे पढ़ेंगे, देयरफॉर बिफोर कलेक्टिंग डेटा अ सूटेबल प्लान फॉर देयर कलेक्शन शुड बी प्रिपेयर, ठीक है। तो हमने पहले से ही सोच रखा है कैसे हम काम करते हैं, हमने हर चीज के अलग रजिस्टर बनाया। तो मैं एग्जांपल के थ्रू तुम्हारे को ये वाला पॉइंट समझाया है। तो लास्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि यार जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, वो किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें ना चीज़ों को कंपेयर करना होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना होता है। अब याद रखना, कंपेयर होता है हमेशा होमोजीनियस डेटा और हेट्रोजीनियस डेटा कंपेयर नहीं होता, ठीक है। होमोजीनियस कंपेयर होता है, हेट्रोजीनियस नहीं कंपेयर होता। अब यहाँ पे जो तुम्हें पिक्चर दिख रही है कि हेट्रोजीनियस है, भाई ये कोई ह्यूमन है, इंसान है, इसकी हाइट को अगर मैं बोलूँ एक ट्री की हाइट से कंपेयर करें, क्या ये समझदारी वाला कंपैरिजन लग रहा है, ठीक है। ये इंसान है, ये पेड़ है, इसमें कोई समझदारी नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा डेटा हो गया, हेट्रोजीनियस डेटा, ठीक है। इंसान की हाइट को इंसान से कंपेयर करना, मैं तुम्हारी हाइट की बात करूंगा, तुम 11th में, तो तुम्हारी हाइट 11th क्लास की किसी बच्चे से कंपेयर करने को बोलूंगा ना, ये तो नहीं बोलूंगा तुम 11th में चलो भाई 2nd क्लास के बच्चे के साथ खड़ा हो जाए, देखते हो तुम में से कौन ज्यादा लंबा है, ठीक है। ऐसे तो नहीं करेंगे कंपैरिजन। तो वो यही कह रहे हैं कि कंपेयर करते हैं स्टैटिस्टिक्स डेटा को, और होमोजीनियस डेटा को ही आपको हमेशा कंपेयर करना होता है।
तो बात करते हैं अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स की सिंगुलर सेंस में, ठीक है। अभी हमने जो बात करी ना इतनी देर से वो क्या थी, प्लूरल सेंस। अब सिंगुलर सेंस में एक तो मैं तुम्हें शॉर्ट में ये पूरा अगर याद करना तो ये क्या लिख दो, कोपाई लिख दो, ठीक है। तो तुम्हारे को याद हो जाएगा कोपाई। ये सबका मैंने पहला अल्फाबेट लिया, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये हो क्या रहा है, सिंगुलर सेंस मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे मेरे पास मान लो 4 क्लासेस है, 9, 10, 11, 12, तो चारों क्लासेस के बच्चों के मेरे पास अगर नाम आ गए इकट्ठे तो ये क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप डन। नेक्स्ट स्टेप के ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइज मतलब मैं अरेंजमेंट करूंगा, भाई 9th क्लास के बच्चों के मार्क्स अलग कर दिए या उनके नाम अलग कर दिए, 10th वाले अलग, 11th वाले अलग, 12th वाले अलग। तो अब मैंने सबको अरेंज करा, तो मतलब मैंने क्या करा, डेटा को ऑर्गेनाइज करा, ठीक है। प्रेजेंटेशन मतलब तुमने 10th में भी थोड़ी बहुत अगर स्टैट्स पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा, बार चार्ट बनाते थे हम लोग, पाई चार्ट बनाते थे, कुछ ना कुछ डायग्राम बनाते थे ना, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। एनालिसिस मतलब जो स्टैटिस्टिक्स में तुम आने वाले चैप्टर के नाम पढ़ोगे ना, रिग्रेशन पढ़ेंगे हम लोग, कोरिलेशन पढ़ेंगे, तो एनालाइज करना, डेटा को समझना, मेरे को डेटा से क्या समझ में आया, ठीक है। इंटरप्रिटेशन मतलब कि भाई स्टैटिस्टिकल थिंकिंग हमारी क्या है, डेटा से हम क्या इंटरप्रेट करते हैं कि आगे का हमारे को डिसीजन मेकिंग करने में क्या डिसीजन लेंगे, क्या हमारी मदद होगी, ठीक है। तो इंटरप्रेट करना डेटा को, ठीक है, समझ में आना और फिर आगे हमारे को कैसे अकॉर्डिंगली उस समझ को यूज करके आगे का डिसीजन मेकिंग करना, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये कोपाई याद रख लेना। अब इसमें पेपर में क्या आता है भाई, लास्ट स्टेप बोल देगा, बोलेगा कि सिंगुलर सेंस में आपकी स्टेट्स में लास्ट स्टेप क्या है, तो लास्ट स्टेप आपका है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, लास्ट स्टेप वो 1 मार्कर में पूछ लेता है। तो अब बात कर लेते हैं भाई डिफरेंस की। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। तुम्हारे को आई थिंक बुक में टेबल फॉर्म में नहीं होगा, तो रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्लूरल सेंस है और अपने पास सिंगुलर सेंस है, ठीक है। मैं पेन का ना कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वाइट है ना। देखो भाई, पहला कह रहा है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस पर्टेन्स टू न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं। सिंगुलर सेंस में तुमने स्टेप्स पढ़े ना, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, यहाँ पे एनालिसिस है, डिफरेंट टूल्स है, डायग्राम्स है, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। तो कलेक्शन ऑफ वेरियस मेथड्स एंड टूल्स, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, कह रहे स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंसेस डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। डिस्क्रिप्टिव मतलब है कि जो प्लूरल सेंसेस है ये बस डिस्क्राइब करता है कि क्या डेटा है, डेटा को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। सिंगुलर सेंस में क्या करते हैं हम लोग, एनालिसिस भी करते हैं, उस डेटा को समझते भी हैं, ठीक है। फिर कह रहा है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंसेस टिपिकली इन द रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म मतलब कच्चा माल, जैसे मान लो फैक्ट्री में अगर गुड्स बनते हैं, तो फैक्ट्री में अगर मान लो शर्ट्स बनती है, तो शर्ट्स के लिए कच्चा कपड़ा तो कहीं से आएगा ना, तो ये लाइक यहाँ पे डेटा है। डेटा जो हमारे पास रॉ डेटा, जिसमें अभी कुछ ना हमने ऑर्गेनाइज करा ना एनालिसिस करा, कुछ नहीं करा, रॉ डेटा जो है वो अपना प्लूरल सेंस है, ठीक है। उसी डेटा को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वाले स्टेप तक पहुंचते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंसेस क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो ये पूरा स्टार्टिंग से क्वांटिटेटिव ही चल रही है। इवन अगर तुम पहला पॉइंट देखो वो बोल रहा है न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, और आखिरी पॉइंट देखो तो क्वांटिटेटिव, एक ही बात वो तो उसने 2 अलग अलग तरीके से लिख दी। फिर बोल रहा है इन सिंगुलर सेंस इट सर्व्स एज प्रैक्टिकल टेक्निक। यहां पर वो ये कह रहा है यार कि अगर मान लो हम स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड मेथड्स का अच्छे से यूज करते हैं ना, तो वह हमारे बिजनेस के ना एफिशिएंसी को बढ़ाता है, हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस और ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल टेक्निक, इट सर्व्स एज अ प्रैक्टिकल टेक्निक, मतलब प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगर हम सिंगुलर सेंस में स्टैट्स को यूज़ करते हैं। तो अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या क्या काम करता है, फंक्शन क्या क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, ठीक है। फैक्ट्स को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई कैसे होता है यार, आप खुद सोचो, तुम्हारे पे बहुत ज्यादा डेटा है, ठीक है, कुछ भी डेटा है मतलब जिसमें सिर्फ नंबर्स 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 नंबर्स, ठीक है, बहुत सारा डेटा है, आंखों को चुभेगा नहीं डेटा, समझ ही नहीं आएगा क्या किया, ठीक है। लेकिन उसी डेटा को अगर मैं पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, किसी पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दूं या बार डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं, तो तुम्हें डेटा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो यही कह रहा है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड कंक्लूड फ्रॉम ह्यूज न्यूमेरिकल डेटा। बहुत सारा न्यूमेरिकल, खाली नंबर्स ही दे दोगे, नंबर ही दिख रहे होंगे तो हमारे को अच्छे से चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स ट्राई टू प्रेजेंट द ग्रेट मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म का मतलब हो गया हम लोग यूज करेंगे पाई डायग्राम्स, ग्राफ्स, ठीक है, बार डायग्राम्स, उनकी मदद से हमारे को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। देखो कह रहा है क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को ना हम इजीली
समझ पाते हैं? देखो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, अगर मैं तुम्हें कोई नंबर बताऊंगा भाई कि ये नंबर है, ठीक है, तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, क्लास का इतना एवरेज स्कोर है, तो समझ में आएगा, ठीक है। तो वो यही कह रहा है, तो कह रहा है क्वांटिटेटिव फैक्ट्स कैन इजीली बी बिलीव, कह रहा है नंबर्स पे हम विश्वास कर लेते हैं, और इन कंपैरिजन टू रादर देन एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वालिटेटिव फैक्ट, कहते हैं क्वालिटेटिव फैक्ट्स पे हम विश्वास नहीं करते। अब किसी ने बोला भाई उसकी जो फ्रेंड है वो बड़ी सुंदर है, ठीक है, तो हो सकता है जब तुम उसको देखो तुम्हें वो उतनी सुंदर ना लगे, ठीक है, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव फैक्ट पे हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन नंबर्स पे विश्वास हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल लिखा है, इन्फ्लेशन रेट 10% रादर देन प्राइस राइजिंग। कोई बोले प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, क्या समझ आया? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैंने उसको डेटा में कन्वर्ट करा, मैंने बोला इन्फ्लेशन रेट कितना है, 10%, तो हो सकता है ये भी बहुत बच्चों को ना समझ आए, बट ये न्यूमेरिकल हो गया ना, तो समझ में आ जाएगा, मतलब स्टैटिस्टिक्स ये मोर बिलीवेबल है। अच्छा, मैंने बोला बहुत बच्चों को ना समझे, क्यों बोला? क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई होना, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कभी तुम्हारे पास टाइम हो ना तो गूगल पर सर्च करना जिम्बाब्वे के बारे में, ठीक है। जिम्बाब्वे में बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लेशन हुई थी, इतनी इन्फ्लेशन हुई थी, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे देश में जो नोट है, करेंसी है, नोट कितने रुपए का सबसे बड़ा नोट है? 500 रुपए का नोट है। 1000 का पहले आता था, बंद हो गया। 2000 का आता था, बंद हो गया। आजकल कितना नोट है मैक्सिमम? 500 रुपए का, ठीक है। लेकिन जिम्बाब्वे में कितने नोट आ गए थे पता है? एक नोट कितना वैल्यू का था, कितनी ह्यूज वैल्यू का था? $1 बिलियन, ठीक है, $1 बिलियन, इवन $1 ट्रिलियन तक का नोट भी प्रिंट हो गया था, ठीक है। मतलब इतनी महंगाई हो गई थी, ठीक है। तो ये मतलब है महंगाई का। महंगाई का मतलब चीज़ है, नोट इतना महंगा हो गया है कि भाई $1 ट्रिलियन का नोट तुम लेकर जा रहे हो ताकि तुम कुछ खरीद पाओ, ठीक है। मतलब इस लेवल की महंगाई थी। आगे बढ़ेंगे, आगे बोल रहे हैं टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, कि अभी हमने पढ़ा है स्टैट्स का मकसद ही क्या है कि चीज़ों को कंपेयर करना, ठीक है। तो यहां पर हमारे को एग्जांपल दे रहा है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो कंपैरिजन क्या मतलब है? कंपेयर करना। पर कैपिटा इनकम का एग्जांपल किया मैंने। पर कैपिटा इनकम क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब है कि एक सिटी की, अगर मैंने बोला एक सिटी की पर कैपिटा इनकम कितनी है, मतलब आम इंसान एक सिटी में कितना पैसा कमाते हैं। तो दिल्ली में पर कैपिटा इनकम कितनी है, और मान लो किसी और स्टेट, जैसे मैंने बोला यूपी में कितना है पर कैपिटा इनकम, या किसी और स्टेट बिहार में कितना है पर कैपिटा इनकम, तो इनको कंपेयर करना है, किधर लोग ज़्यादा कमाते हैं, किधर लोग कम कमाते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन करना। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मान लो हमारे को डेटा की मदद लगती है। डेटा की मदद किस सेंस में लगती है? मान लो कोई कंपनी है, अगर कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रोथ देगी, मतलब सैलरी में हाइक देगी, ठीक है, ग्रोथ दे देगी, बोनस दे देगी, कोई जैसे न्यू ईयर बोनस होता है तो बोनस दे देगी, ठीक है। और लोगों को हायर करना है कि नहीं करना। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तभी तो हायरिंग करेंगे ना। अगर कंपनी कई बार क्या होता है, तुमने नोटिस करा होगा, ले ऑफ टर्म सुनिए। ले ऑफ मतलब क्या होता है? कंपनियों को कभी कभी घाटा इतना हो रहा होता है कि वो अपने अपने एम्प्लॉयज़ जिनको ऑलरेडी हायर करा हुआ है, जो नौकरी पे ऑलरेडी, उनको निकाल देते हैं ताकि उनका खर्चा कम हो, कॉस्ट कटिंग हो, तो ले ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा की मदद से तो पता चल रहा है ना हमारे को कैसी पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी मतलब कितना ग्रोथ देना है, सैलरी कितना बढ़ाना है, ठीक है, और डिविडेंड वगैरह कितना देना है। तो ये सारा हमारे को डेटा की मदद से पता चलता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड फैसिलिटेट द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज टू सॉल्व देम, ठीक है। फिर बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड इट्स एनालिसिस। डेटा को पढ़कर और समझकर ही हमें पता चलता है, बिजनेस को पता चलता है या कंपनी को पता चलता है कि क्या क्या वो फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। तो यही जो मैंने एग्जांपल्स दिया ना, उसी से तुम रिलेट करके इजीली इसको समझ सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं भाई इन दोनों पॉइंट्स के लिए, मेरे पास दोनों के लिए दो जबरदस्त एग्जांपल है, तो ध्यान से सुनना, तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। तो पहला बोल रहा है टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। फोरकास्ट का मतलब है प्रिडिक्शन करना। कह रहे डेटा की हेल्प से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये जेन्युइनली बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बड़े बिजनेस है, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है, अब मैकडॉनल्ड्स क्या कर रहा है? बर्गर बेचता है। मान लो मैकडॉनल्ड्स बर्गर बेचता है। अब क्या हुआ, न्यू ईयर वाले दिन, ठीक है, मान लो 2024 का, भी 2024 से हम 25 में है, 2024 31 दिसंबर को, ठीक है, मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना एग्जाम्पल। 2024 31 दिसंबर को मान लेते हैं मैकडॉनल्ड्स ने किसी एक ब्रांच में, मान लो दिल्ली में किसी ब्रांच में, उन्होंने कितने बर्गर सेल करे? मान लो उन्होंने 10,000 बर्गर्स सेल करे, ठीक है। तो उनको ये पता चला यार, एक आम दिन में, एक आम मरा की जिंदगी में, जो रोज का दिन होता है, हम लोग सिर्फ 3000 बर्गर ही बेचते हैं एक दिन में, लेकिन 31 दिसंबर को हमने कितने बेचे? 10,000 बर्गर बेचे। तो अब एक बात बताओ, जब अगला साल आएगा, यानी कि अभी इस कमिंग ईयर में, तो 2025 31 दिसंबर
तो इनको ये पता है कि नहीं पता कि 10,000 बर्गर की डिमांड आने वाली है, तो इनको ये पहले से पता है। तो क्योंकि इनको पहले से पता है कि अब जो कमिंग ईयर आने वाला है, मतलब न्यू ईयर के दिन पर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उतने बन्स पहले ही प्रिपेयर रखेंगे कि पहले ही बन का ऑर्डर दे देंगे, एम्प्लॉयज़ को पहले ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रख लेंगे, मतलब फॉर दिसंबर मंथ या उस दिन के लिए ब्रांच में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, बहुत ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। तो पहले ही पता है कि क्या होगा, जैसे मान लो दिवाली पे भी हो सकता है कि सेल ज़्यादा हो गई, तो अगले साल दिवाली के दिन क्या करेंगे, मैकडॉनल्ड्स वाले पहले से ही तैयारी रखेंगे कि हमारी इतनी सेल इस दिन हो सकती है। यहाँ पर तो फिक्स डेट है, लेकिन दिवाली की डेट तो हर साल अलग अलग होती है ना, तो पिछले साल की जो डेट थी और इस साल की जो डेट है, उन दो डेट्स के हिसाब से वो अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो एज अ बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, करेक्ट फोरकास्टिंग इज असेंशियल, मतलब पुराने चीज़ों से, पास्ट के डेटा से हमें सीखना है और आने वाले साल में हमें उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ठीक है। तो कह रहे फोरकास्टिंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक इंटरपोलेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस एक्सेट्रा हेल्प इन मेकिंग प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर। तो स्टैट्स में बहुत सारे टूल्स हमारे को दिए गए हैं, उनकी मदद से हम फ्यूचर में कैसे हमें तैयारी करनी है बिजनेस में, वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसे इसका भी मैं एग्जांपल है, जैसे तुमने सोचा भाई इतने घंटे पढ़ लूंगा तो इतने नंबर आ जाएंगे, मतलब कितने घंटे पढ़कर कितने नंबर तुम लाओगे, ये तुम हाइपोथेसिस कर रहे हो। जैसे मान लो अब 12th में, अभी जैसे 11 चल गया, जैसे 10th में तुमने फरवरी में पढ़ना चालू किया और रोज तुमने पढ़ा 5-5 घंटे, तो तुम्हारे आगे भाई 90%। तो अब तुम हो गए ढीले, तुमने कहा 11 तो पढ़ूंगा नहीं और 12th में भी खाली फरवरी में पढ़ूंगा, क्योंकि मैं 5 घंटे अगर पढ़ता हूं तो मैं कितने लाता हूं, 90% लाता हूं। तो ये तुम्हें पास का एक डेटा मिल गया ना, और फिर उसके हिसाब से तुम प्रेडिक्शन कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारा हाइपोथेसिस हो रहा है कि अगर ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, ये हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो एक्चुअली में तुमने तो कोई स्टैटिस्टिक्स क्या किया, तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स क्या है, 10th के मार्क्स को तुमने बेस बनाया, 10th में तुम फरवरी में कितने घंटे पढ़े, तुमने उसको बेस बनाया, और फिर आगे क्या करना है वो तुम्हारा प्रेडिक्शन हो गया, वो तुम्हारा प्रोसेस हो गया कि आगे मैं ऐसे करूंगा। आगे बोल रहे हैं भाई एक और फंक्शन हमें गिवन है, कह रहे हैं टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यार ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे तुम स्टैट्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें कुछ सीखने को मिला ना, तो जब हम कुछ पढ़ते हैं, हम जब कुछ सीखते हैं तो हमारा दिमाग खुल जाता है, ठीक है। तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तुम्हारा दिमाग और खुलेगा। जितना हम पढ़ते जाते हैं, जितनी हम जिंदगी को एक्सपीरियंस करते जाते हैं, हमारा दिमाग उतना अच्छा चलता है, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है, स्टैटिस्टिक्स इनेबल पीपल टू एनलार्ज देयर होराइजन। अगर तुम स्टैट्स पढ़ते हो तो तुम्हारे को और अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना आता है। इट शार्पन्स द फैकल्टी ऑफ रैशनल थिंकिंग, रैशनल मतलब लॉजिकल, रैशनल मतलब लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, एंड इज हेल्पफुल इन प्रोपाउंडिंग न्यू थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। मतलब वो यही कह रहा है, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम हो सकता है कुछ नया भी बता पाओ, नई थ्योरी, नया कॉन्सेप्ट के बारे में भी सोच पाओ। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस की, स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस ना सभी को है, मोटा मोटा तो हर किसी को जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, तुम्हें भी जरूरत है, ठीक है। मैं कैसे देखता हूँ, अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो मैं क्या देखता हूँ, व्यूज, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और जहां पर व्यूज ज्यादा हैं, जैसे अकाउंट्स में व्यूज ज्यादा हैं तो मैं अकाउंट्स वीडियो ज्यादा बनाऊंगा, स्टैट्स में ज्यादा है तो स्टैट्स के बना दूंगा। मतलब मेरे लिए भी स्टैट्स के ये डेटा है, ठीक है। तुम्हारे लिए स्टैट्स क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए स्टैट्स हो जाएगा कि भाई किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, किस में मेरे कम नंबर आते हैं, तो तुम उस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करोगे ताकि वहां पर इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। तो ऐसी स्टैटिस्टिक्स तो सभी को चाहिए, तो सरकार को भी स्टैट्स की जरूरत है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स तुम्हारी जो दूसरी बुक है माइक्रो वाली, वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है, ठीक है। माइक्रो की बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनकी जो बैकिंग है, मतलब उन्होंने सपोर्ट कहां से लिया, उन्होंने स्टैट्स से सपोर्ट लिया, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग में भी स्टैट्स का जरूरत है, और बिजनेस में तो स्टैट्स का जरूरत है ही। जैसे मैंने अभी तुम्हें बर्गर वाला एग्जाम्पल दिया ना, मैकडी वाला, तो वहां पर भी स्टैट्स की जरूरत तो है ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे को बोल रहे हैं भाई, अब एक एक करके ना डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू द गवर्नमेंट। सबसे पहले तो सरकार की बात कर रहे हैं, तो सरकार को कहाँ कहाँ स्टैट्स की जरूरत पड़ती है, तो डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं। कह रहे द रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज
एंड रिक्वायर्स मच ग्रेटर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। तो सरकार को बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है, ठीक है, टू फुलफिल द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव इन एडिशन टू द एफिशिएंट रनिंग ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं सरकार को डेटा क्यों चाहिए। एक तो बेसिक अगर मैं बोलूं, सरकार को ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कौन कितना कमा रहा है। क्यों जानना ज़रूरी है? ताकि वो टैक्सेस कलेक्ट कर सके। अगर सरकार टैक्सेस कलेक्ट करेगी तो तुम्हारे लिए ही मतलब रोड में कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, सड़कें बनेंगी, सरकारी स्कूल बनेंगे, सरकारी हॉस्पिटल बनेंगे, ठीक है। तो सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करना ज़रूरी है। तो टैक्स कलेक्ट कैसे करेगी? पता तो होना कौन कितना कमाता है, तभी तो टैक्स कलेक्ट करेगी। तो ये डेटा उनको चाहिए। फिर कह रहा है पॉपुलर स्टैटिस्टिकल मेथड्स सच एज टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर फोरकास्टिंग एंड डिमांड एनालिसिस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो ये जस्ट तुम्हें याद करना है यार, ये अभी तो फिलहाल तो हम नहीं यूज़ कर रहे, इंडेक्स नंबर वगैरह हम बाद में 11th में सीखेंगे। तो ये तो जस्ट मेथड्स के नाम के बने, इसको जस्ट तुम्हें याद ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर कह रहे हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स, तुमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज कैसे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनो, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि भाई मेरा पलड़ा इन 2-3 इलाकों में भारी है, यहां से मेरे को खूब वोट मिलेंगे, तो वो क्या करेगा, वो अब यहां से अब उसके ऊपर है वो क्या करेगा। अब उसको डेटा तो मिल गया कि भाई इन 2-3 इलाकों में मेरे वोटर है, मेरे सपोर्टर है। अब एक तरीका तो ये है वो वहीं पर ही कैंपेनिंग करे और उन्हीं के वोट पक्के कर ले। दूसरा तरीका ये है कि वो एक नया एरिया में जाए, नए एरिया को टारगेट करे जहां पर वोटर कम है, ताकि वहां से भी वोट वो उठा पाए, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास डेटा तो होना चाहिए ना कि कहां पर मेरे सपोर्टर और कहां पर मेरे सपोर्टर नहीं है, ताकि वो आगे की प्लानिंग अकॉर्डिंगली करें, ठीक है। तो यहां पर हमारा टॉपिक है कि स्टैट्स की जरूरत कैसे है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स आर ऑल्सो गाइडेड बाय द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिगार्डिंग देयर पॉपुलैरिटी इन द मासेस, मतलब कौन से एरिया में वो पॉपुलर हैं। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, हमारी इकोनॉमिक्स में स्टैट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं भाई यहाँ क्या लिख रहा है, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है, तो वो बना कैसे, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे द फेमस लॉ ऑफ डिमांड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंडक्टिव मेथड ऑफ जनरलाइजेशन व्हिच इज आल्सो बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक प्रिंसिपल। देखो ध्यान से सुनना, इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है कि भाई फैक्ट्स और डेटा को देखकर एक जनरलाइज थ्योरी बताना, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे ये बोल रहा है कि स्टैट्स छिपी हुई है। स्टैट्स कैसे छिपी हुई है? तुम्हें पता है जैसे प्राइस बढ़ेगा, महंगाई होती है तो डिमांड कम हो जाए। जैसे अगर मैंने बोला भाई मैगी 20 रुपए की है तो तुम खरीद लोगे, बट उसी मैगी को मैं अगर 50 रुपए का बेचने लग जाऊंगा तो तुम्हें महंगी नहीं लगेगी, तो तुम नहीं खरीदोगे, यहाँ हो सकता है कम खरीदोगे, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये तो एक डेफिनेशन है, लेकिन इसके पीछे बैकिंग कहां से मिली है? इसको बैकिंग मिली है डेटा से, यानी कि हमारी स्टैट से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है यार? जो हमारे देश में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, गरीबी की समस्या, पॉवर्टी, ठीक है, महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन, हर साल महंगाई अगर ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बोलते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, इनको डील करना। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है यार? अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, ठीक है। ये जो गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है, ये भी क्या एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो डेटा की हेल्प से हमें पता तो चलेगा ना। मान लो मैं तुम्हें डेटा ही ना दूं, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि भाई कितनी गरीबी है, कितना गैप है, कितनी इन्फ्लेशन है, पता ही नहीं होगा तो सॉल्व क्या करोगे? बताऊंगा, माइंड अवेयर होगा, ये प्रॉब्लम ज्यादा होगी तभी तो हम उसको सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि हम लोग जब तक प्रॉब्लम ज्यादा ना हम सॉल्व थोड़ी करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोल रहे हैं स्टैटिस्टिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स प्ले अ वाइटल रोल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिस्पैरिटीज। अनएम्प्लॉयमेंट भी यही यार, अगर देश में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है तभी सरकार ध्यान देगी, कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो इतना ध्यान नहीं देगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पर सरकार ध्यान फिर ज़्यादा देगी। आगे हमारे पास क्या बोल रहे हैं? स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर समझ लो जरा। एक है परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं मोनोपोली। मोनोपोली वो चीज़ है यार जो तुम्हें चाहिए, मुझे भी चाहिए, मतलब अगर हमें सबसे मैक्सिमम पैसा कमाना है तो हमें चाहिए मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है यार? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई बिजनेस ऐसा है तुम ही बना रहे हो। जैसे मान लो नूडल्स की बात करें, मार्केट में नूडल्स तुम देखो, मैगी कंपनी आती है, मैगी के भी आते हैं, yippee के भी आते हैं, पतंजलि के आते हैं, ठीक है, और भी आती है ना एक नॉर्थ ईस्टर्न, कोई पता नहीं, और भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, नॉर्थ ईस्ट का भी एक ब्रांड आता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के नूडल्स आते हैं। तो ये क्या, ये मोनोपोली नहीं है। मोनोपोली का मतलब है सपोज करो सिर्फ मैगी ही आए, ठीक है, जो अपनी मैगी है, और कोई नहीं आए, ठीक है, yippee ना आए, टॉप रेमन ना आए, और कोई भी ब्रांड ना आए, सिर्फ मैगी है, तो वो मोनोपोली है। मोनोपोली में क्या है? कॉम्पिटिशन ही खत्म। तो मैगी कंपनी भाई कितना भी प्राइस रखे, वो 10 की मैगी 20 में बेचे,
तो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि और कोई वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मोनोपोली है, ठीक है। तो मोनोपोली बेस्ट है सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो उस मोनोपोली में बिजनेस कर रहा है, मतलब जो ओनर है, सिर्फ उसके लिए बेस्ट है, बाकी किसी के लिए भी बेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग रेट ऊपर नीचे करेगा, जो भी बायर है उसको तो नुकसान ही नुकसान होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा सप्लायर नहीं होते, सेलर कम ही होते, जैसे 2-3 सेलर होते हैं, तो वो मिल बांट के रेट को तय कर लेते हैं कि भाई जैसे मान लो 3 बड़े बड़े बिजनेसमैन है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ, फ़ोन की कंपनियां देखो, जियो, वोडाफोन और एयरटेल, मेरे हिसाब से तो और कोई प्लेयर करंटली चल नहीं रहा, और जिसमें जियो और एयरटेल ही बड़े प्लेयर्स हैं। तो कल को अगर इनमें से खाली जियो ही रह गया और एयरटेल भी हट गया तो जियो के पास मोनोपोली हो जाएगी, ठीक है। अगर एयरटेल हट जाता है, वोडाफोन हट जाता है, तो जियो के पास मोनोपोली हो जाती है। तो कुछ भी प्राइस वो सेट कर लेगा, फ़ोन तुम्हारे को महंगा मिलेगा, नेट तुम्हारे को महंगा मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा प्लेयर्स होने चाहिए, सप्लायर्स हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जो बायर है ना उसको एक अच्छा प्राइस मिले। तो बायर को हमेशा फ़ायदा होता है, मैं तुम्हें बता दूं, अगर सप्लायर ज़्यादा होते। तो फिलहाल जो मैंने बोला कि 3 ही हैं प्लेयर, जियो, एयरटेल और वोडाफोन, तो वो काइंड ऑफ ऑलिगोपोली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टडी ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब है कि बहुत सारे सप्लायर हैं एक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए और बहुत सारे बायर हैं। तो जब बहुत सारे बायर हों, बहुत सारे सप्लायर होते हैं, तो प्राइस जो है वो बढ़िया सेट होता है, ना बायर को नुकसान होता है, ना सेलर को ज़्यादा फायदा होता है। सेलर भी ना वो नहीं कर पाता, बोलते हैं ना एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन बेस्ट रहता है सबके लिए। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट कह रहे हैं हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन मतलब इसका एग्जांपल जैसे डिमांड है, तो अब खुद सोचो, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, ठीक है। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ठीक है। एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ये होता है इनवर्स रिलेशन। तो एक मैथमेटिकल रिलेशन हो गया ना, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो वो डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कह रहे हैं जो स्टैट्स है ये हमारे को मैथमेटिकल रिलेशन आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। और भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन है इसी टॉपिक में, कह रहा है यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टैट्स की कहाँ जरूरत पड़ रही है, डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को समझने में। इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तुम नोटिस कर रहे हो, मैं तुम्हारे को कोशिश कर रहा हूँ हर जगह कुछ ना कुछ एग्जांपल दूं, ताकि तुम्हारे को पॉइंट्स ना समझ में आए। मेरा फोकस है तुम्हें चीजें समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ट्रेंड सीरीज एनालिसिस इज यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ प्राइसेस। इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे वीट का मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो वीट का एग्जाम्पल लिया, तो वीट की हमने क्या करना है, हमने ना अभी 2025 चल रहा है, तो पिछले 10 साल यानी कि 2015 से 2025 तक हर साल वीट की कितनी प्रोडक्शन है, हर साल वीट कितना बनाया गया, तो उस चीज़ का डेटा तुम्हारे पास आएगा। और मैं उस कहता हूँ उसको ना ग्राफ पे बना लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने प्रोडक्शन का डेटा ग्राफ पे बना लिया, तो मेरे को पता चल जाएगा भाई कि हर साल प्रोडक्शन बढ़ रही है, ठीक है, या हर साल प्रोडक्शन में कैसा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड सीरीज एनालिसिस मतलब वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करता है। क्या हमारी प्रोडक्शन 2015 से 2025 तक कॉन्टिन्यूसली बढ़ती गई है, या बढ़ी घटी मतलब साइक्लिकल है या कैसे है, ठीक है। तो ये हमारे को पता चलता है ट्रेंड सीरीज एनालिसिस से। फिर बोल रहे हैं प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज, वो भी है कि प्रोडक्शन कितना, कंजम्पशन कितना। फिर बोल रहे हैं मनी इन सर्कुलेशन एंड बैंक डिपॉजिट, मतलब अगर मैं एक बात करूं कि एक सोसाइटी में कितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है, मनी इन सर्कुलेशन, हाउस होल्ड्स के पास कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा जमा है, तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही पता चलती हैं। आगे बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस का मतलब है कि अगर मान लो तुम बिजनेस कर रहे हो, तो अपने कंपटीशन को देखकर तुम प्राइस सेट करोगे, और साथ साथ तुम ये भी देखोगे कि वो प्राइस तुम्हें अफोर्ड भी करते हो। फिर तुम देखोगे इन्फ्लेशन कितनी है, महंगाई कितनी है, ताकि तुम जो प्राइस सेट करो उसके अकॉर्डिंग ही तुम क्वांटिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ये पॉइंट है प्राइस एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल सर्वेज ऑफ प्राइजेस हेल्प्स इन स्टडिंग द थ्योरी ऑफ प्राइजेस, प्राइसिंग पॉलिसी एंड प्राइस ट्रेंड्स एज वेल एज देयर रिलेशनशिप टू द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन। मैंने बताया ना प्राइस कैसे सेट करते हैं, कॉम्पिटिटर को देखकर और इन्फ्लेशन को देखकर। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक प्लानिंग में। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग होता है कि एक देश की इकोनॉमी को मजबूत करने का रोड मैप, ठीक है। जैसे तुम्हें पता है 5 ईयर प्लान होते थे पहले, तो इंडिया ने 5 ईयर प्लान अगर बनाए थे, तो 5 ईयर प्लान मतलब आने वाले 5 साल में एक देश किन किन की चीज़ों पे फोकस करेगा। तो इंडिया ने फोकस पता है किस पे करा, एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्रीज पे। तो ये हमारे 5 ईयर
प्लान से। 5 ईयर प्लान मतलब किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो ये पता कैसे चला यार, अब यहाँ पे स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो स्टैट्स का मतलब है कि मुझे पता कैसे चला, एक देश को, एक कंट्री को पता कैसे चला कि उनको कहाँ फोकस करना है। तो खुद सोचो, अपनी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे को एग्रीकल्चर पे, खाने पे ना किसी और देश पे डिपेंड नहीं होना, क्योंकि अगर हम किसी और देश पे डिपेंड होंगे ना तो खाना महंगा आएगा, तो हमारे देश में बड़ी ज़्यादा ना क्राइसिस हो जाएंगी, भाई खाना ही महंगा है। तो हमें क्या करना है, खाना बाहर से नहीं लेना, हमें खुद ही खाना प्रोड्यूस करना है, अपने एग्रीकल्चर में खाना खुद ही उगाना है, ताकि हम खाने पे ना फूड के रिलेटेड कभी डिपेंड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैट्स की मदद लगती है, ठीक है, डेटा की मदद लगती है, तभी सरकार को पता चले यार हमें एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत करना है, इंडस्ट्रीज मजबूत करनी है, तो उन्होंने 5 ईयर प्लान्स बनाए। ठीक है, तो डेटा का हर जगह बड़ा ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एट एवरी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग देयर इज अ नीड फॉर फिगर्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, तो डेटा की मदद लगने ही वाली है। फिर बोल रहे हैं यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इट इज पॉसिबल टू असेस द अमाउंट्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। अब रिसोर्सेज का यार अगर खेती करनी है तो पानी चाहिए ना, तो पानी अब तुम्हें पता है इंडिया में तो रिवर्स ही रिवर्स हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर अपना मजबूत खुद से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं तुम्हें एग्जाम्पल से ना रिलेट करना बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बोल रहे हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिगार्डिंग एन इकोनॉमी मे रिवील सर्टेन क्रूशियल एरियाज लाइक इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच मे रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। तो भाई ये भी सरकार को देखने, कहीं महंगाई तो नहीं हो रही, तो स्टैट्स के थ्रू, डेटा के थ्रू ही तो पता चलेगा ना महंगाई के बारे में। अब महंगाई का एक तुम्हें और एग्जांपल दूं, जैसे तुमने अगर बचपन में अपने मैगी खरीदी होगी तो तुमने चेक किया होगा पहले भी 10 रुपये की मैगी आती थी, आज भी 10 की आती है या 12 की आती है। तो उन्होंने क्या करा, प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लाया, उन्होंने प्राइस सेम रखा। कंपनी स्मार्ट है, कंपनी ने क्या करा, 10 रुपये का ही पैकेट को ना उसकी क्वांटिटी गिरा दी। पहले अगर 10 रुपये में मान लो वो 80 ग्राम्स देते थे, अब वो 10 रुपये में 60 ग्राम या 50 ग्राम दे रहे। मैं इमेजिनरी फिगर बोल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो अब कंपनी क्या करती है, जैसे डेयरी मिल्क है, उन्होंने भी क्या किया, चॉकलेट का ना साइज छोटा कर दिया, प्राइस नहीं चेंज करा। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन ही है, प्राइस तो नहीं बदला लेकिन क्वांटिटी गिर गई, तो ये भी तो इन्फ्लेशन हुआ ना। यार अब आगे स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस में क्या जरूरत है, तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट, फिर रीड करते हैं एक बार, कह रहे बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस इट इज नेसेसरी टू नो इट्स फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, फीजिबिलिटी मतलब प्रैक्टिकेबिलिटी। अगर आज तुम धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, तो प्रैक्टिकल भी है कि नहीं है। तुम ट्रेंड देख रहे हो कि आजकल क्या हो रहा है, जॉब्स में फोकस है, हर कोई जॉब करने में ध्यान दे रहा है। तुम पढ़ रहे हो, अच्छे कॉलेज जाने दो, क्यों जाने देते हो, क्योंकि जॉब करनी है। कभी भी घर वाले ये नहीं बोलेंगे बड़े होकर बिजनेस करना। आजकल क्या ट्रेंड आ गया, जॉब का आ गया, क्योंकि बिजनेस करना ना प्रैक्टिकल नहीं रहा। अब रीजन क्या है, प्रैक्टिकल नहीं रहा। प्रैक्टिकल क्यों नहीं रहा यार, एक तो बिजनेस ऑलरेडी बहुत लोगों ने कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ह्यूज है। फिर रिस्क फैक्टर है, पता नहीं तुम अच्छे से कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे। मान लो तुमने कॉलेज के बाद 5 साल लगा दिया बिजनेस करने में, अगर वो बिजनेस नहीं चला तो क्या हो जाएगा, जॉब लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। बोलेंगे भाई गैप आ गया तुम्हारे जॉब में। ठीक है, तो प्रोफाइल खराब होती है, जॉब प्रोफाइल खराब होती है। ठीक है, तो अब ये डेटा ही तो है, तुम्हारे को स्टैट्स ही तो बता रहे हैं कि भाई आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट नहीं चलते, लोग बिजनेस नहीं कर रहे, स्टैट्स से ही तो पता चल रहा है ना, डेटा ही तो है सारा। तो अब आगे पढ़ेंगे, कह रहे इट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, साइज ऑफ आउटपुट, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, टैक्सेस, साइज ऑफ मार्केट शेयर, टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स। तो बेसिकली यार टैक्सेस भी तो देखोगे, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो तुम क्या चाहोगे, एक बिजनेसमैन के लिए बोलते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस करने में आसानी हो, तो टैक्सेस कम होने चाहिए। अगर मान लो तुम कोई प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो, उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बात है, लोग क्यों ही बिजनेस, मतलब बायर कम होंगे ना भाई, कोई ज़्यादा टैक्स देना नहीं चाहता, तो तुम्हारे को बिजनेस में ग्रोथ होने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हर चीज़ का ध्यान देना, पहले ही स्टैट्स का यूज़ करना और उसके बाद ही बिजनेस को चालू करना। अब एग्जाम्पल क्या, जैसे GTA 6 तुम्हें पता है पहले 2025 में आने की रिलीज डेट थी, अब 2026 में आ रही है। तो कुछ तो डेटा उन्होंने सोचा होगा ना कि भाई अगले साल ज़्यादा फायदा होगा, थोड़ी हाइप और बनने देते हैं गेम की, तो इसलिए मे बी उन्होंने गेम को डिले करा। मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, मे बी इस रीज़न से उन्होंने गेम को डिले करा हो। ठीक है, आगे कह रहे हैं फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, तो यहाँ बोल रहे हैं बिफोर अ प्रोडक्ट इज लॉन्च मार्केट रिसर्च टीम मेक्स यूज ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना मतलब हाइप बनाना। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं
फिर बोल रहे टू एनालाइज डेटा ऑन पॉपुलेशन, परचेजिंग पावर, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, कंपेटिटर्स, प्राइसिंग एक्सेट्रा, सच स्टडीज रिवील द पॉसिबल मार्केट पोटेंशियल फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे अभी गेम की बात कर रहे थे ना हम लोग, GTA 6 की बात कर रहे थे, तो उसका कितना मार्केट साइज है, कितना मार्केट कैप्चर करेगा। अब गेम का प्राइस डिसाइड करना भी तो इंपॉर्टेंट है ना, गेम 2000 की आएगी, 5000 की आएगी। अब कई बार कंपनीज क्या करती है, गेम को ना उन्होंने क्या करा, प्ले स्टेशन ओनली रखेंगे या प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स ओनली करेंगे, कंप्यूटर पे आने नहीं देंगे, आई थिंक सो। ठीक है, तो ऐसे करके वो मैक्सिमम एक तो मार्केटिंग भी कर रही है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब हम भी बात कर रहे हैं गेम के बारे में, खुद सोचो इसकी कितनी हाइप है। इंस्टाग्राम का कोई कमेंट सेक्शन खोल लो, वहाँ GTA 6 लिखा हुआ है, तो ये मार्केटिंग ही तो करी है ना उन्होंने। ठीक है, तो ये था अपना सेकेंड पॉइंट। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। देखो अब बिजनेस तो चालू हो गया, बिजनेस हमने चालू कर लिया, अब डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट की। देखो जैसे अब इसमें क्या होता है, डिमांड ना डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस जो होते हैं ना, जैसे फोन का, ठीक है, लैपटॉप्स का, इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी ना बदल रही है। तो आज जो फोन है, जैसे आज मान लो किसी पे iPhone 16 है, iPhone 17 है, अब हर साल नया आईफोन आ जाता है, तो पुराने वाले की डिमांड भी कम हो जाती है, प्राइस भी गिर जाता है। ठीक है, सिमिलरली लैपटॉप्स में भी नया नया इंटेल की वर्जन आती है, तो पुराने वालों के प्राइस गिर जाते हैं और पुराने वालों की डिमांड भी गिर जाती है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं, अब आफ्टर लॉन्चिंग अ बिजनेस द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट। अब बिजनेस चालू हो गया, अब हमारे को क्या एस्टिमेट करना है कि प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अब कंपनीज को पता है जैसे आईफोन नया वाला लॉन्च करेंगे, पुराने वालों की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पता क्यों है, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहे। ठीक है, पहले भी तो ऐसा हुआ है, तभी तो इस बार भी ऐसा होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, मतलब पुराना डेटा हमें हमेशा गाइड करता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ट्रेंड लाइन। ट्रेंड पता चलता है ना कि भाई डिमांड गिरने वाली है पुराने प्रोडक्ट की, जैसे नया प्रोडक्ट आएगा। तो यही हमारा फोरकास्ट है। फोरकास्ट मतलब हमने प्रेडिक्ट करा कि फ्यूचर में क्या होगा। अब हम आ गए लिमिटेशन पे, तो यहाँ बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना। क्वालिटेटिव फिनोमिना मतलब कौन कितना ऑनेस्ट है, हेल्दी है, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव, तो वो नहीं पता चलता। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे क्या है, स्वीनी मैम है ये। ठीक है, तो स्वीनी मैम की यहाँ पे फोटो लगाई हुई है, तो स्वीनी मैम के भाई कितनी ब्यूटीफुल है, तो ये स्टैट्स नहीं बता सकता। ये तुम और मैं जानते हैं कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन स्टैट्स नहीं बता सकता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहे स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल्स मतलब एक बंदे, तुम्हारे मार्क्स, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, तुम्हारे मार्क्स स्टैट्स नहीं है, तुम्हारी पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स स्टैट्स है। तो एक बंदे का डेटा जो होता है उसको हम स्टैट्स नहीं मानते। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स ओनली डील विद एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सम, एग्रीगेट मतलब एवरेज नहीं होता। मैं देखता हूँ एवरेज बोलते हैं बच्चे, एग्रीगेट का मतलब होता है सम, टोटल। ठीक है, एंड नो इंपॉर्टेंस इज अटैच टू इंडिविजुअल आइटम्स। ठीक है, अकेले बंदे का डेटा स्टैट्स नहीं है, ग्रुप का डेटा स्टैट्स होता है। आगे लिमिटेशन में बता रहा है स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज। कह रहे हैं मिसयूज मतलब, मिसयूज का मतलब क्या होता है, किसी चीज का गलत इंटरप्रिटेशन करना या गलत इस्तेमाल करना। ठीक है, तो जैसे मान लो यार यहाँ पे एक आम इंसान है, कोई जॉब करता है, और ये कौन है, ये मुकेश अंबानी सर है। तो भाई इनकी इनकम और इनकी इनकम का अगर एवरेज करें, भाई इनकी इनकम तो बहुत ज़्यादा है, इनकी इनकम भाई ये जो आम इंसान है इसकी इनकम कुछ लाख रुपए होगी या कुछ हज़ारों में होगी। तो अगर मैं बोलूँ भाई कि इन दोनों की एवरेज इनकम है भाई 1000 करोड़ रुपए, तो क्या ये सेंस लगी? तो इसका मतलब तुम तो ये निकालोगे ना कि भाई ये भी कोई अमीर बंदा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई सेंस नहीं है। तो किन दो लोगों की यहाँ क्या डेटा तुम यूज कर रहे हो, डेटा को ना हम मिस यूज भी कर सकते हैं, गलत तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो वो यही बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिस यूज, पॉसिबल है, हमेशा नहीं होती, कभी कभी मिस यूज कर जा सकता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिस यूज बाय इग्नोरेंट और रॉन्गली मोटिवेटेड पर्सन। पहली बात तो क्या तो तुम बेवकूफ हो, तुम्हें यूज करनी आती, इग्नोरेंट मतलब तुम्हें नहीं आता, रॉन्गली मोटिवेटेड मतलब तुमने जानबूझकर स्टैटिस्टिक्स का गलत इस्तेमाल किया है। ठीक है, एनी पर्सन कैन मिस यूज स्टैटिस्टिक्स एंड ड्रॉ एनी टाइप ऑफ कंक्लूजन ही लाइक्स। ठीक है, फिर बोल रहा है स्टैटिस्टिक रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। कह रहा है स्टैट्स के जो रिजल्ट है ना वो एवरेज पे ही ट्रू होते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल पढ़ते हैं, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन एन एवरेज एज द रिजल्ट्स आर अफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज। इन अदर वर्ड्स स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट यूनिवर्सली ट्रू। देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं यार कि जो स्टैट्स है ना वो एवरेज है, यूनिवर्सली ट्रू नहीं, मतलब यूनिवर्सल मतलब हमेशा सच हो। जैसे मैंने बोला कि भाई तुम्हारी क्लास में एवरेज रिजल्ट आया यूटी में 20 नंबर का यूटी है, मैंने बोला भाई एवरेज रिजल्ट था 6 नंबर, 20 में से 6 नंबर थे एवरेज स्कोर। इसका मतलब क्या ये हो गया कि तुम भी 6 नंबर लाए थे? इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना, या हर बच्चा 6 नंबर लाए, ये नहीं हुआ।
एवरेज हमारे को मिली स्टैट से। तो एवरेज का मतलब है कि ज़्यादातर बच्चों ने कम पढ़ाई की या खराब परफॉर्मेंस दी, हो सकता है तुम्हारे 20 में से 20 आए हो, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रू नहीं, ये एक एवरेज देता है, सब कुछ नहीं पता चलता। एवरेज कई बार कहते हैं ज़्यादा डेटा जो होता है ना उसकी तरफ रिजल्ट चला जाता है, ज़्यादा लोगों की परफॉर्मेंस होगी उसकी तरफ रिजल्ट जो है झुक जाता है, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं हमारे को इस वाले पॉइंट में। यहाँ पर भाई और लिमिटेशन से कह रहे हैं स्टेटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, कह रहे एग्जैक्ट नहीं होते यार। देखो स्टैट्स क्या, मैंने तुम्हें बोला डेटा कलेक्ट करो, तुम्हारे जैसे मैंने बोला पूरी दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है, तो एक एक इंसान को काउंट करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ पर ना हम अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। तो जो स्टैट्स में डेटा होता है ना वहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करना है। तो अगर इनिशियल स्टेजेस पे अप्रॉक्सीमेशन का डेटा यूज़ किया तो रिजल्ट भी क्या होगा, अप्रॉक्सीमेशन में होगा। अगर भाई मेरे पास माल ही मतलब जो डेटा है वो ही अप्रॉक्सीमेट है तो आगे का रिजल्ट भी क्या होगा, वो भी अप्रॉक्सीमेट होगा, ठीक है। तो वो ये कह रहा है जो अपना मैथ्स और साइंस है ना उससे कंपेयर मत करो स्टैट्स को। मैथ्स और साइंस जो होता है ना भाई वो एग्जैक्ट होता है। जैसे मैथ्स में क्या तुमने इंटीग्रेशन करा, डिफरेंशिएशन करा, ठीक है। साइंस में कोई तुमने फॉर्मूला लगाया, वो एग्जैक्ट होता है, वो बिल्कुल रूल होता है, वो हर जगह ट्रू होता है, ठीक है। जैसे ग्रेविटी का रूल है कि भाई कोई चीज़ ऊपर से फेंकी तो वो नीचे ही आएगी, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन स्टैट्स में यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन चलता है। आगे बोलते हैं ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कह रहे हैं यार स्टैट्स का डेटा समझना है ना और अगर बेस्ट इंटरप्रिटेशन चाहिए तो टॉप लेवल के स्टैटिस्टिशियंस हैं वो और ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने स्टैट्स पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, जैसे ये पिक्चर है, ये मीम है, तुम्हें अगर पता हो तो किसी ने अगर स्टैट्स पढ़ी ही नहीं है तो वो क्या बोलेगा, वो तो फिर बैंगन ही बोलेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे को क्या है, हम लोग मिड में है ना, हम टॉप स्टैटिस्टिशियंस है ना हम यहाँ पे, हम मिड में, ठीक है। तो हम थोड़ी बहुत इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। मैंने अभी बताया था यार यूनिफॉर्म होमोजीनियस मतलब एक जैसा, कंपेरेबल। हेट्रोजीनियस डेटा कंपेरेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे हाइट ऑफ ट्रीज और हाइट ऑफ मैन को अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये हेट्रोजीनियस डेटा है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि जो स्टैट्स में डेटा अगर हम कंपेयर करते हैं ना तो वो होमोजीनियस होना चाहिए, वो हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल तो हेट्रोजीनियस का यहाँ पे लिखा है, जैसे दो स्कूल्स के बच्चों का या दो बोर्ड के अलग अलग बोर्ड के बच्चों का अगर मुझे रिजल्ट कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे सीबीएसई है, एक आईएससी बड़ा फेमस बोर्ड है, इन दोनों बोर्ड्स के लाइक इन दोनों स्कूलों के या इन दोनों बोर्ड्स के बच्चों का अगर मुझे रिजल्ट कंपेयर करना है तो पहली बात तो मुझे ऐसे कंपेयर करना होगा कि भाई दोनों के जैसे यहाँ पे मार्क्स हैं, तो अगर दोनों के पेपर हैं तो 80 में से मार्क्स पता होने चाहिए ना। मान लो सीबीएसई में तो पेपर 80 मार्क्स का होता है, लेकिन अगर आईएससी में पेपर 100 का होता है तो फिर किसी के 80 में से 56 आए, किसी के 100 में से 71 आए, तो तुम कैसे बताओगे किसके ज़्यादा है। दोनों का पेपर 100 का होना चाहिए था या दोनों का पेपर 80 का होना चाहिए था। तो ये भी क्या है, डेटा क्या है, हेट्रोजीनियस है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि दोनों बोर्ड्स का ना लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी अलग होता है। सीबीएसई का अलग डिफिकल्टी, आईएससी का अलग डिफिकल्टी होता है, तो फिर से ये डेटा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हेट्रोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टडिंग अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बोल रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो होते हैं ना ये प्रॉब्लम समझने में हमारी मदद करते हैं, सॉल्व करने में मदद नहीं करते। जैसे स्टैटिस्टिक्स की मदद से मुझे ये तो पता चल जाएगा देश में गरीबी कितनी है, देश में इन्फ्लेशन कितनी है, लेकिन उसको टैकल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, वो हमें अभी नहीं पता चल पाएगा। तो चैप्टर ओवर हो गया। तो भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने तुम्हें चैप्टर करा दिया है। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडीज़ मैं चैप्टर वाइज अपलोड कर रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल पर। तो जल्दी जल्दी जाकर व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लेना, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स की केस स्टडीज़ भी वहीं देखने को मिलेगी। साथ साथ चैनल को चेकआउट करना, टीएस ग्रेवाल सोल्यूशन अकाउंटेंसी के भी मैंने डाल रखे हैं, तो उसको भी तुमने ज़रूर देखना है, ठीक है, तुम्हारे काम का आएगा। कोई भी डाउट है, सजेशन है, नीचे कमेंट्स में लिखना है। यार हाथ पे हाथ रख के मत बैठा करो, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी अपने डाउट्स लिखने की थोड़ी सी मेहनत कर लो। कमेंट करना, मेरा रिप्लाई तुम्हारे को ज़रूर मिलेगा।